बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है PWJ हिंदी मीडियम और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरव अग्रवाल सर। और आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। इस सीरीज को भरपूर प्यार दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है वो होने जा रहा है सेंटर ऑफ मास। यस, हम हिंदी में बोले इसको द्रव्यमान केंद्र। अगर हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से सवाल आ जाते हैं, लेकिन देखिए यहां से ना फिजिक्स का थोड़ा डर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट अगला चैप्टर है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अब बच्चों को द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति दोनों ही टफ लगते हैं, घूर्णन थोड़ा ज्यादा टफ लगता है। तो मैं यहीं से कहूंगा अगर अगला चैप्टर भी सीखना है तो आपको इस चैप्टर से द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा बेस बनाना शुरू कर दीजिए। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में सवाल आता है। क्लियर है? तो मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्लास के नोट्स आपको PW ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे PW ऐप के बारे में नहीं जानते, PW एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां करोड़ों बच्चे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी पढ़ाई करते हैं। यहां से पढ़कर बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं, तो आप भी अपनी क्लास की प्रिपरेशन PW ऐप पर जाकर कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करेंगे कहानी को। द्रव्यमान केंद्र एवं कणों के नियम, है ना, कणों नियम नहीं, कणों के नियम है ना, यहाँ पर के गायब था। चलिए तो पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे हम कॉन्सेप्ट को भी। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा अध्याय ही है। अच्छा, इसमें मैं आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाया था, उसमें कुछ सवाल थे टक्कर के जो वहां करवा दिए। बचे कुछ सवाल आज मैं यहां भी करवा दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इस चैप्टर में टक्कर पढ़ा देते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा देते हैं या उससे जस्ट पहले पढ़ाते हैं। हम कुल मिला के मिक्स करेंगे, एक दो सवाल टक्कर के भी लाया हूं, अच्छे लेवल के सवाल है इसलिए कह रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ओए होए होए, सीधा जेई मेन का ही सवाल आ गया है। सवाल नंबर है बेटा जी, सवाल नंबर है पहला, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये सवाल है जेई मेन का। अब बिल्कुल भी बात नहीं करना है कब आया यार ये बेटा, ये तो मेरे दिमाग में नहीं है ये सवाल कब आया था, कौन से सन में आया, लेकिन ये कंफर्म है कि ये है जेई मेन का सवाल। इतना भरोसा तो आप मुझ पे रख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, हर एक फॉर्मूले पे सवाल है, हर एक कॉन्सेप्ट पे सवाल है, सो दैट बेसिक सवाल अगर आ जाए तो हम फोड़ देंगे। क्लियर है? तो मस्ती के साथ पढ़िएगा, सवाल करिएगा, सवाल मैं करवाऊंगा, मतलब आप सवाल पढ़ो सिर्फ। सवाल ये दे रखा है कि 1 kg तथा 3 kg तो द्रव्यमान है, तो बिंदु द्रव्यमान है वाले दो पिंडों की स्थिति सदिश हमें दे रखा है क्रमशः आई कप्पा प्लस 2j कप्पा प्लस k कप्पा, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा माइनस के 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस k कैप है। इस निकाय का, इन दोनों बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर एक निकाय बना है, उसका हमें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निकालना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है। और हमें स्थिति का जो परिमाण है वो किस सदिश के द्वारा दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को बेटा जी हल नंबर 1 के साथ। हमको क्या गिवन है, हमको बिंदु द्रव्यमान देखो जो दे रखा है, हमको 1 kg गिवन है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। हमको M2 गिवन है 3 kg, हमको M2 गिवन है। अगर मैं R1 स्थिति सदिश निकालूं तो मैं कैसे लिखाऊंगा, आई कप्पा प्लस 2j कप्पा प्लस k कप्पा प्लस k कप्पा। R2 स्थिति सदिश अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस के 3i कप्पा माइनस के 2j कप्पा, देखो माइनस 3i कप्पा माइनस 2j कप्पा प्लस के कप्पा। और हमसे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश
पूछा है और हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है RCM। CM मतलब सेंटर ऑफ मास, CM मतलब मुख्यमंत्री नहीं है सर, चीफ मिनिस्टर। बोलो सर कितना चीप जोक मारा ना, इतना सस्ता जोक मारा, सुन ले। RCM का मतलब है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। देखिए द्रव्यमान केंद्र ना किसी वस्तु में वो बिंदु होता है जहां पर हम पूरा की पूरा उस पूरे वस्तु का या पूरे निकाय का द्रव्यमान इकट्ठा हुआ मान लेते हैं। जैसे ये वस्तु है ना, ऐसे समझ, वो संतुलित बिंदु होता है जहां पर ये पूरा वो ऐसा मान लेते हैं कि पूरा द्रव्यमान उस बिंदु पर आकर इकट्ठा हो गया है। सिर्फ मान लेते हैं नहीं, पहला तो द्रव्यमान लंबाई में है, पूरा की पूरा द्रव्यमान लंबाई में। लेकिन देखो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये कोई ना कोई एक बिंदु पर आएगा जो ये, अब ये जो बिंदु है ना इसको मैं बोल दूंगा कि यार ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यहां पर हम पूरे की पूरे पेन का सारा द्रव्यमान यहां इकट्ठा हो गया, ऐसा हम बोला, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द्रव्यमान केंद्र। और जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, उस द्रव्यमान के अंदर हो ये जरूरी नहीं रहता है। क्लियर है? अब मैं अगर इसको हल्का सा इधर घुमा दूं ना तो देखो ये लुढ़क जाएगा, जैसे ही छोड़ूंगा इधर चल, या इधर छोड़ूंगा तो इधर लुढ़क जाएगा। हर बिंदु पे नहीं है ऐसा, सिर्फ एक बिंदु ही ऐसा मिलेगा जहां पर ये ऐसा संतुलित हो रहा है। समझ में आया? द्रव्यमान केंद्र, थोड़ा सा अगर थ्योरी आपको पता है तो आपको मजा आएगा। अब मुझे जो पूछा है, मुझे RCM पूछा है। मुझे क्या पूछा है बच्चे? मुझे RCM पूछा है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला M1R1 सदिश प्लस M2R2 सदिश अपॉन M1 अपॉन M1 प्लस M2, तो कैसे लिखेंगे हम RCM? RCM हम कैसे लिखेंगे? M1 कितना है? 1, R1 कितना है? ये रहा I कप्पा प्लस, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप समझ गए क्या? थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊं क्या? चलो थोड़ा सा, पहला सवाल है इसलिए थोड़ा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, है ना। हालांकि मैं अगर थ्योरी करवाता हूं तो ये सब चीजें बताता हूं, लेकिन अब क्या क्या करें बेटा, सोचने वाली बात है ना यार। चलो थोड़ा सा सीख लो, ये तो तुम लोग बोलोगे कि मास्टर जी थोड़ा सा बता देते बेसिक तो अच्छा रहता। सुनो, मैंने बोला कि ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, है ना, ये मूल बिंदु है। मेरे पास दो बिंदु द्रव्यमान है, मैंने कहा ये है मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है M1, तो इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश मुझे दे रखा है R1, मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना। और एक और बिंदु द्रव्यमान है, मान लेते हैं यहां पर है, वो बिंदु द्रव्यमान है M2 और मुझे इसका स्थिति सदिश दे रखा है, और वो दे रखा है R2 स्थिति सदिश, वो दे रखा है हमें R2 स्थिति सदिश। हाँ या ना का जवाब देते रहना। अब ये दो बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर एक निकाय बन गया, दो बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर एक क्या बन गया? निकाय। मुझसे पूछा है RCM। एक बात बताओ, इन दोनों से मिलकर एक बिंदु द्रव्यमान एक निकाय बना है, तो इसका जो RCM है कहीं ना कहीं इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, यहां होगा, ये बिंदु पर होगा, है ना। इसके निर्देशांक XCM YCM होंगे, अरे XY तल में ही तो है, XCM YCM होंगे। अगर मैं इसका स्थिति सदिश निकालूं तो यही तो है मेरा RCM, यही तो है RCM। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ये है बेटा RCM, है ना, सदिश रूप में। समझ गए क्या? तो मुझे ये RCM निकालने के लिए, अच्छा मुझे क्या क्या पता है ना, ये तो एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि मुझे X1 Y1 दे रखा है और मुझे इसके निर्देशांक दे रखे हैं X2 Y2,
हालांकि ये तो 3D में है, आई कप्पा जे कप्पा के कप्पा, तो समष्टि में कोई दो बिंदु रखे हुए हैं। अगर तल में होते तो दो ही निर्देशांक होते, x1 y1 और x2 y2। क्लियर है क्या? तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता। अगर एक्सीएम पूछते तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। YCM अगर आपसे पूछते, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का y निर्देशांक अगर आपसे पूछते, तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। हमसे सीधा स्थिति सदिश पूछ रखा है। तो हमने R1 स्थिति सदिश पता है, R2 स्थिति सदिश, तो वहां से हमने लिख रखा है, फॉर्मूला है M1 R1 सदिश, M1 R1 सदिश, ये प्लीज दिमाग में रखिएगा, M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश, M2 R2 सदिश प्लस अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा अब इसको यहां से जगह बचाते हुए लिखते हैं, थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं पतला। पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है बेटा टाइम लग रहा हो, पर आपको पूरा समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। M1 कितना है? 1। R1 कितना है? आई कप्पा प्लस 2j कप्पा प्लस k कप्पा प्लस M2 कितना है? ये ऊपर चला गया थोड़ा ना, आई कप्पा प्लस 2j कप्पा प्लस k कप्पा प्लस M2 कितना है? 3। R2 कितना है? माइनस के 3 आई कप्पा माइनस के 2j कप्पा प्लस के कप्पा अपॉन M1 प्लस M2 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। अब हमें RCM निकालना है, तो गुना करेंगे, आई कप्पा प्लस 2j कप्पा प्लस k कप्पा। अब देखो इधर 3 इंटू, तो ये माइनस के 9 आई कप्पा माइनस के 6j कप्पा प्लस के 3k कप्पा डिवाइडेड बाई 4। अब कैसे करेंगे बच्चे? अब आई कप्पा में आई कप्पा को जोड़िए, 1 आई कप्पा माइनस 9, माइनस के 8 आई कप्पा, 2 जे कप्पा है माइनस के 6 जे कप्पा, तो माइनस के 4 जे कप्पा, के कप्पा प्लस 3 के कप्पा, तो 4 के कप्पा डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास स्थिति सदिश आ गया द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ गया। देखो 4 से कटेगा तो माइनस के 2 आई कप्पा, 4 से कटेगा एक बार, तो माइनस के जे कप्पा प्लस के कप्पा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस के 2 आई कप्पा माइनस के जे कप्पा प्लस के कप्पा, माइनस के 2 आई कप्पा माइनस के जे कप्पा प्लस के कप्पा। जे मेन का सवाल है, पहला सवाल आएगा तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। देखो मेरी ड्यूटी बनती है बेटा आपको थोड़ा सा थ्योरी भी साथ में ले लूँ, कभी कभी अगर मौका मिल जा रहा है तो। सुनिए, अगर कभी आपके पास एक्सीएम निकालने को बोले तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना। अगर आपसे YCM पूछे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड सिमिलरली अगर आपसे ZCM पूछे m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर अगर 3 होंगे तो m3 x3, सॉरी यहाँ पर x2 है ना, यहाँ पर मैंने x3 लिख दिया क्या, m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन है, फिर नीचे m3 प्लस m4 भी और जुड़ जाएगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कितने बच्चों को पहला सवाल थोड़ा आसान समझ में आया? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको पूरा लेवल वाइज लेकर आया हूं। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई? अब कहानी हम दूसरे की करेंगे। अब कहानी हम सवाल नंबर दूसरे की करेंगे। क्या सर ये सवाल भी जेईई मेन में आया हुआ है? यस बच्चों, ये सवाल भी आपका जेईई मेन में आया हुआ है। इस बार तो उन्होंने ईयर दे रखा है, 2019 में आया हुआ सवाल है। कोशिश करिए सवाल को करने की, टेक योर टाइम।
मैं कह रहा हूँ कम सवाल करेंगे, लेकिन जो करेंगे ना सॉलिड करेंगे। सवाल यह है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम द्रव्यमानों के 3 बिंदु द्रव्यमान मुझे दे रखे हैं और वो तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। चित्र देखिए एक बार। समबाहु त्रिभुज में जो एक शीर्ष है उसको हमने मूल बिंदु मान लिया है, या यूं बोल दीजिए वो मूल बिंदु पर रखा है। हमने एक्स अक्ष बना रखी है, हमने वाई अक्ष बना रखी है। हमको बोला है कि ये जो निकाय है, निकाय समझते हो क्या आप? 3 बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर एक निकाय बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। 2 बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर एक निकाय बना दिया। तो अब इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमसे पूछा है, अर्थात हमसे XCM YCM पूछा है, अर्थात हमसे x निर्देशांक y निर्देशांक पूछा है द्रव्यमान केंद्र का। सिंपल सवाल, समबाहु है, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। थोड़ी मैथमेटिक्स है, थोड़ा दिमाग है, सवाल आसान है। अगेन न्यू वैरायटी, पिछले वाली वैरायटी से नई वैरायटी का सवाल आपको यहां देखने को मिलेगा। हर बार नई वैरायटी का सवाल। अगर लेक्चर पसंद आए ना तो उठा देना दोनों हाथ और बोल देना सर मजा आ गया। चलो आप तो क्या ही करोगे, मैं ही करूंगा इस सवाल को। ऐसा नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, पर पहले सीखिए, पहले सीखिए। 2-3 सवाल है, थोड़ा सीखिए, फिर माहौल बनने लग जाएगा ना आपको, फिर मैं खुद ही दे दूंगा। मैंने कहा चलो अटेम्प्ट करो मेरे सामने। मैंने बोला यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। त्रिभुज है क्या इसमें दे रखा है क्या? हाँ, हम एक त्रिभुज बनाते हैं बेटा, है ना। सही बना है क्या हमसे? थोड़ा सा अब सुनिए, मेरे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। नो डाउट इसके 3 शीर्ष है। एक शीर्ष ये रहा। अच्छा, ये इसके निर्देशांक तो 0,0 है, नो डाउट। एक शीर्ष ये रहा और एक शीर्ष ये रहा। और कोई जानकारी? देखते हैं, देखते हैं। ये सर मैंने ऐसे ही बना लिया अपनी सहूलियत के लिए, काम आएगा थोड़ा सा। अच्छा, एंगल कितना दे रखा है? क्या एंगल 60 डिग्री है? समबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजाएं समान है। द्रव्यमान रखे हैं 50, 100। अच्छा, यहाँ पे 50 रखा है, यहाँ 100, यहाँ 150। तो यहाँ पर हम M1 द्रव्यमान मान लेते हैं, यहाँ पर है 50 ग्राम। यहाँ पर हम M2 बिंदु द्रव्यमान मान लेते हैं जो कि 100 ग्राम है। और यहाँ पर हम M3 जो कि हमको 150 150 ग्राम दे रखा है। इस बिंदु के निर्देशांक तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इन दोनों के निर्देशांक नहीं पता। हमें हिंट दे रखी है, क्या इसकी जो लंबाई है, भुजा जो है वो 1 मीटर है। अब समबाहु है तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अरे समबाहु है ना भाई, समबाहु है ना भाई, तो ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इस बिंदु के निर्देशांक 1,0 हो जाएंगे। यहां तक कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो y बराबर 0। कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो y बराबर 0। यहां तक कहानी, यहां तक का मामला सेट है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये निर्देशांक चाहिए, ये है, ये हमने मान लिया x3, y3। इसको हमने x1, y1 मान लिया।
जो कि 0,0 है, और इस निर्देशांक को हमने x2, y2 मान लिया। ये x1, y1 है, ये x2, y1 है, और हमको m2 दे रखा था। कितना दे रखा था? 100 ग्राम। यहां तक क्लियर है क्या? पूरा पिक्चर क्लियर है क्या? हमने ये ले लिया, m1 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, हमें बस ये निर्देशांक नहीं पता। ये भी पता कर लिया हमने, ये तो x1 है और y अक्ष पर है तो 0, x अक्ष पर है तो y बराबर 0, ये मूल बिंदु पर है, ये भी पता है, बस ये नहीं पता। ये पता चल जाए हम सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे सर। अब ये पता कैसे करेंगे, सुनिए कहानी, तो थोड़ा सा अच्छा बना दे। देखो, इसमें से मुझे एक निर्देशांक तो पता है, मुझे ये तो पता है, अरे देखो ना, ये क्षैतिज है, यानी कि मुझे ये तो पता है कि सर ये 0.5 है, पर मुझे y3 नहीं पता। अब y3 की सारी कैलकुलेशन देखना। y3 के लिए, पहले y3 के लिए देखिए, या ये ट्राइंगल है क्या बेटा? एक भुजा पता, एक कोण पता है, सब कुछ निकल जाएगा। ये एंगल 60 है, ये समकोण है, ये 0.5 है, ये चाहिए मुझे, यही तो है मेरा y3। तो tan 60 बराबर tan 60, अच्छा ये 1.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। tan 60 कितना? अरे tan थीटा कितना? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कंड, तो दिस इज कॉल्ड आधार। तो y3 आ जाएगा tan 60 इंटू 1/2। tan 60 कितनी? √3, तो ये आ जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉमा √3/2। यहां तक कितने बच्चों को, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? क्या हाँ सर ये तो क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? अरे यार मेरे भाई यार, tan 60 लगाया है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया है यार। ये पॉइंट, ये आधा है ना यार, पूरी लंबाई 1 मीटर है तो ये आधी मीटर है ना मेरे भाई। तो ये x3 तो आ गया 1/2, y3 निकालना है tan 60 लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, तो ये आधार है। y3 बटे ये इतना, tan 60 कितना? √3, तो √3 इंटू हाफ √3/2। अब मेरे पास x1, y1, m1 पता है, उसके निर्देशांक पता है, m2 पता है, उसके निर्देशांक पता है, m3 पता है, उसके निर्देशांक पता है। एक्सीएम निकालते हैं। एक्सीएम का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3। थोड़ा टाइम टेकिंग है यार इस चैप्टर में ना, थोड़ी कैलकुलेशन लग जाती है। m1 प्लस m2 प्लस m3, वैल्यू रखते हैं। द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे भी ग्राम आएगा ऊपर भी ग्राम है, कट जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पोजीशन है ना तो मीटर में आएगी जो भी दे रखी है ना, निर्देशांक आएंगे, और द्रव्यमान तो वैसे भी कट रहे हैं। m1 कितना है? 50। सिर्फ x1 निर्देशांक देखोगे, x1 निर्देशांक 0 प्लस m2 कितना? 100। सिर्फ x2 निर्देशांक देखोगे 1, m3 कितना? 150। x3 निर्देशांक देखोगे, x3 निर्देशांक आधा बटे m1 बटे m1 प्लस, तो 50 प्लस 100, 150, 150, 150, 300। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, एक्सीएम आ गया। ये तो 0 हो जाएगा, 150 और 200, अच्छा ऐसे कर लो, सॉरी 150 नहीं है, ये 75 है ये, तो ये 175 बटे 300, 7 बटे 12 मीटर। तो द्रव्यमान केंद्र 7/12 ऑप्शन में है क्या यार? बड़ा ऊटपटांग सा आया यार। अरे है 7/12 है, चलिए ठीक है, फिर तो सही है। अब वाई निर्देशांक निकाल लेते हैं। वाई सी एम कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूले हैं m1 y1 प्लस m2 y2
प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 50, y1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 100 और y2 कितना है, ये भी 0 है सर, मामला खत्म। m3 कितना है 150 और y3 कितना है √3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये 300। अब ये दोनों तो खत्म हो गए, ये 150 इंटू √3/2 है, और ये तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो YCM 150 से 300 कटेगा 2 बार, तो ये √3/2/2 तो √3/4 मीटर। मेरे को अच्छा फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे, फॉर्मूलों को बॉक्स में बंद करते हुए चल रहा हूं मैं, प्लीज समझ में आया? मेरे को XCM पूछा था और YCM पूछा था, आ गया 7/12 √3/4। 7/12 तो है लेकिन ये नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं है, ये भी वैसे 7/12 √3/4 मीटर। दिस इज योर XCM एंड YCM। मुझे बताओ सवाल में कहाँ टफ थी, कहाँ, अच्छा कहाँ आएंगे ये, लाई कहाँ करेगा, चलो थोड़ा फील करते हैं। XCM 7/12, 7/12 का मतलब है तो ये पहले बात तो पॉजिटिव ही आया है, और 7/12 का क्या मतलब है, अगर ये 6/12 होता, अगर ये 6 तो आधा आता, आधे का मतलब है कि इधर जाते, इधर से हल्का सा इधर और चले जाओ, हल्का सा इधर जाओ, मतलब यहां नहीं, हल्का सा और इधर जाओ यहां पर, और YCM कितना √3/4, √3 1.73 डिवाइडेड बाई 4, 0.4 के आसपास आ रहा है, 0.43 के आसपास आ रहा है ना, 0.43। तो देखो 0.43 कितना होगा यहाँ, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ना यहाँ आना चाहिए XCM YCM, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये है 7/12 और ये √3/4। ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है ना, सेंटर ऑफ मास, सी नाम दे देते हैं हम इसको, सेंटर ऑफ मास सी, जहां पर ये बिंदु लाई करना चाहिए इस निकाय में। कहीं भी हो सकता है, अंदर बाहर जहां मर्जी आए वहां हो सकता, क्लियर है? यहां कितने बच्चों को फील आया? चलिए तो एक सवाल और है मेरे पास, कोशिश करूंगा इस सवाल को भी अच्छा ही करवाऊं। कितने बच्चों को समझ में आया यार, कितने बच्चों को समझ में आया? चलिए एक सवाल और है, ये दोनों सवाल होने के बाद ओए होए, अब देखो एक और नया डिफरेंट वैरायटी, प्योर डिफरेंट कैटेगरी का सवाल है ना, आपको आने चाहिए भाई साहब। ये छोटे छोटे बेसिक सवालों की प्रैक्टिस करिए पहले, जब तक बेसिक सवाल नहीं बनेंगे आपसे नहीं बनेंगे अच्छे सवाल, क्लियर है? सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है हमारे पास 4 बिंदु द्रव्यमान है, MA MB MC MD, और सबकी वैल्यू दे रखी है, MA बराबर M, MB बराबर 2M, MC बराबर 3M और MD बराबर 4M। जब ये सवाल आया था तो बच्चा देख के डर गया था, पता नहीं क्या है, इससे आसान सवाल नहीं है। 4 कण हैं ABCD और चारों वर्ग के कोनों पर रखे हैं, चित्र में देख लीजिए, उनके त्वरण जो है वो एक समान परिमाण यानी कि A, पर दिशा अलग अलग है, सबके त्वरण के परिमाण सेम है, दर्शाए गए चित्रानुसार है। मुझे इस पूरे चारों बिंदु द्रव्यमानों से मिलकर जो सिस्टम बना है ना, उस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र किस त्वरण से भाग रहा है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण मुझे बताना है, मुझे ACM ज्ञात करना है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का मतलब त्वरण, परंतु किसका, ACM, क्या सदिश रूप में ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। थोड़ा सा सवाल समझ में आया, हल्का सा सवाल समझ में आया, कोई बात नहीं। क्या ये वर्ग है? देखिए आप लोगों को हो सकता है कि अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही चला रखा है मास्टर ने,
लेकिन बेटा सही चल रहा है। अगर आपने, जिन बच्चों ने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा ना, उनको तो पूरा फील आएगा कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, यहां पर मैं एक्स और वाई अक्ष बना देता हूं, है ना, थोड़ा और फील आ जाएगा। अब सुनिए, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है भाई साहब सी, और ये है भाई साहब डी। ए वाला जो है ना बेटा जी, वो इधर भाग रहा है। परिमाण ए है, त्वरण की दिशा ये है। बी वाला जो है ना, बी वाला इधर भाग रहा है। बिल्कुल मत परेशान होना, पहले ही कह देता हूं, उसका त्वरण इधर है। सी वाले का त्वरण इधर है। ये सारे बिंदु द्रव्यमान है, बस परेशान मत हो ना, और इसे सिर्फ बिंदु द्रव्यमान है। और ये इधर भाग रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं इसको एक्स अक्ष ले लूं? क्या मैं इसको एक्स डैश ले लूं? क्या ये वाई अक्ष ले लूं? क्या ये वाई डैश ले लूं? अब देख, तुम्हारे जो डायग्राम दिया है ना, उससे सुंदर डायग्राम बनाया है मैंने, बड़ा प्यारा डायग्राम बना के दिया है। एक बात बता, मुझे एसीएम निकालना है। अच्छा, एम ए एम बी हमें दे रखा है, एम ए हमें दे रखा है, क्या गिवन है हमें? हमें एम ए एम बी एम सी एम डी गिवन है। ये एम दे रखा है, ये 2m दे रखा है, ये 3m दे रखा है, ये 4m दे रखा है। क्लियर है? अब मुझे एसीएम निकालना है। पता है क्या फॉर्मूला होता है? जैसे आरसीएम था m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। एक्ससीएम था m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर दो बिंदु द्रव्यमान है। YCM था तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर VCM आ जाए, VCM, अगर वेग निकालना हो द्रव्यमान केंद्र का, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो त्वरण निकालना है तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर चार है, तो m1 a1 सदिश प्लस m2 a2 सदिश प्लस m3 a3 सदिश प्लस m4 a4 सदिश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। दिस इज वॉट, दिस इज द फॉर्मूला। ये है बेटा जी वो फॉर्मूला जो मेरे को लगता है कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये है वो फॉर्मूला। अच्छा, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा। इस वाली डायरेक्शन को मैं आई कप्पा ले लूं प्लस, और ये वाली डायरेक्शन को मैं प्लस जे कप्पा ले लूं, आया ना? तो ये माइनस आई कप्पा। अब देख, अब देख, m1 लिखा है मैंने, एम ए ले सकते हो आप चाहो तो, है ना? यहां पर मैंने एम ए एम बी ए बी, यहाँ पर एम सी ए सी। समझ गए क्या? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्या? बस इतना मिटा दूं, है ना? एम सी ए सी एम डी ए डी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस
MD। अब क्या करेंगे हमें ACM निकालना है। MA कितना है M, और त्वरण कितना है, परिमाण तो A है, परिमाण तो है, परंतु दिशा -I कप्पा। A परिमाण है सबका, है ना। MB कितना है 2M, परिमाण तो A है परंतु दिशा +KJ कप्पा। MC द्रव्यमान तो 3M है परंतु त्वरण +KI कप्पा। MD द्रव्यमान तो 4M है, दिशा, अच्छा यहाँ पर A रह गया ना, A लिखना रह गया, 3M इंटू A इधर आ जाएगा +KI कप्पा, +4M इंटू A -KJ अपॉन कुल द्रव्यमान। M और M 2M 3M 36 और ये 10M आ जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो अगले पन्ने पर। कितनी आएगी, -MAI कप्पा, -MAI कप्पा, +2MAJ कप्पा, +3MAI कप्पा, -4MAJ कप्पा अपॉन 10M। एक -MAI कप्पा और 3MAI कप्पा, तो 2MAI कप्पा, और 2MAJ कप्पा में से 4MAJ कप्पा गया तो -2MAJ कप्पा अपॉन 10M। एक काम कर तो 2MA कॉमन ले लो, I कप्पा -J कप्पा, नीचे 10M भैया, 2M डिवाइडेड बाई 10M 1/5A I कप्पा -J कप्पा। दिस इज कॉल्ड ACM। 1/5 या A/5 I कप्पा माइनस एक अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A/5 I कप्पा -J कप्पा। सवाल कितने बच्चों को समझ में आया? डिफरेंट वैरायटी, अगेन सिंपल सवाल था बट वैरायटी हर बार नई हो जा रही है। तीनों सवाल तीनों एक दूसरे से भिन्न। देखिए टाइम लगता है चीजों को सीखने में। कितना समय व्यतीत हो चुका है मैं देख लेता हूं, थोड़ा दूर की दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ करीब करीब 40 मिनट के आसपास का समय व्यतीत हो चुका है। मैं मानता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा। तो अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है नो डाउट। अब थोड़े अच्छे सवाल आना शुरू हो गए, हल्के हल्के से। देखो अच्छे सवाल तो आएंगे, कब तक भागोगे? मैं बहुत तगड़े सवाल भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक से सवाल तो हैं। ये करने ही पड़ेंगे भाई साहब, ये करने ही पड़ेंगे। जेई मेन का सवाल है। सवाल क्या है, पहले सवाल को तसल्ली से पढ़िए और कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की। सवाल यह है कि द्रव्यमान कैपिटल एम की एक समान वर्ड बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओ मास, पूरी की पूरी एक समान रूप से, बिल्कुल एक समान रूप से पतली चद्दर है। आप एक कॉपी में से कागज फाड़ लीजिए, मतलब एक पन्ना फाड़ लीजिए, अब आप उसको पतली आयताकार चद्दर समझ सकते हो। क्या सब जगह बिल्कुल एक समान मोटाई है? क्या सब जगह बिल्कुल एक समान मोटाई है? मतलब हर एक जगह द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल ऐसे मान लो सेम है। पूरे का चद्दर का पूरे पन्ने का द्रव्यमान कैपिटल एम मान ले। पन्ने से समझ सकता है तू बहुत अच्छे से फाड़ लो एक पन्ना पूरा आयताकार शेप में, बिल्कुल ऐसा समझ लो। पतली चद्दर है, ABCD नाम रख रखा है, जिसकी लंबाई हमको दे रखी है A, चौड़ाई है B। आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई उसका क्षेत्रफल भी आ सकता है, पर दोनों भुजाएं समान नहीं होंगी तभी आयत है, वरना वर्ग हो जाता। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। को चित्र में दिखाया गया है, यदि इसके आच्छादित भाग, इसमें ना कुछ भाग को हमने आच्छादित किया हुआ है बेटा,
मैं ना थोड़ा सा इसके कुछ भाग को ये सही है क्या ऐसा करना, या नहीं करें अपन? तुम वैसे ही समझ जाओगे ना। ये वाला भाग, आच्छादित भाग, HBGO, है ना? इस भाग को काट कर हटा देते हैं। अब पता है ये कैसे सवाल होते हैं? आप इमेजिन करिए कि एक पूरी चकती में, पूरी चकती चकती नहीं, पूरे इसमें चद्दर में नेगेटिव इतने द्रव्यमान का टुकड़ा जोड़ दीजिए, आंसर आने लग जाएंगे। पूरे का निकाल लो, पूरे का द्रव्यमान केंद्र आपको पता है कहां होगा उसमें। अगर मैं इस चद्दर का, लेकिन अब नेगेटिव द्रव्यमान होता नहीं है, बस एक इमेजिनेशन है, करने के तरीके हैं कि यार मैं मान लेता हूं कि -m/4 द्रव्यमान जोड़ा। एक बात बता, ये पूरा चद्दर है m द्रव्यमान का, क्या सब चौथाई चौथाई टुकड़ों के द्रव्यमान m/4? क्या इसका टुकड़े का द्रव्यमान भी m/4? अगर मैं ऐसा मान लू कि नेगेटिव द्रव्यमान इसको जोड़ दूं, तो बचा कुछ तीन ही हिस्से तो बचेंगे। यार ऐसा मानना उड़ गया, समझना पड़ेगा। उल्टा सोच, काटने की बजाय हमने नेगेटिव द्रव्यमान जोड़ दिया, तो भी एक ही बात पड़ेगी। तब हम सवालों को हल करते हैं, तो बाकी बची चद्दर के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे, ये हमें दे रखा A/2, B/2। देना भी चाहिए था, नहीं देते तो हम निकाल लेते वैसे भी। क्या कहते हो यार, क्या कहते हो यार? करें? सॉल्व करिए। मैं तो हूं ही बेटा, मैं तो करवाऊंगा ही, मेरे भरोसे मत बैठो, कुछ अपना भी जाके। ऐसे समझ, मेरे पास ये एक चद्दर है, और अब देखो ध्यान से सुनना, ABCD, पहले तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, थोड़ा सा मेहनत है, पर एक पैटर्न सीख गए ना तो इस तरीके के सारे पैटर्न बना लोगे। समझ रहे हो? इसलिए टाइम टेकिंग है ये। A, B, C और D, ठीक है? E, F, G, H ये भी दे रखा है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं E, F, G और H। ABCDEFGH, और ये बिंदु O दे रखा है। हमने सारा बीमारियां खत्म कर ली, और इसके निर्देशांक हमें पता है। नहीं पता तो बताता हूं। लंबाई कितनी A, चौड़ाई कितनी B। अगर इस पूरी चद्दर का बीच में द्रव्यमान केंद्र पूछते क्या यूनिफॉर्म है, क्या एक समान है, कॉमन सेंस क्या आता है कि सर बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए। सेंटर के निर्देशांक, ये लंबाई कितनी है A, तो आधी A/2। ये चौड़ाई कितनी है B, तो आधी B/2। इसके निर्देशांक नहीं भी देते तब भी हमें पता था A/2, B/2। हाँ या ना?
हाँ या ना? सर अगर मैं इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकालना चाहूं तो? मैंने कहा सर इसके निर्देशांक पता है क्या? मैंने कहा हाँ। कैसे? यहां से ए और इतना बी, ए कॉमा बी। मैंने कहा सर इसके निर्देशांक पता है क्या? बोले हाँ। कैसे सर? ये कितना a/2, ये कितना b, a/2 कॉमा b, इसके इसके a कॉमा b/2। क्या निकाला तूने? ये चद्दर को गायब कर रहा है, इतना द्रव्यमान रिमूव कर रहा है। क्या कुल द्रव्यमान, क्या टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, क्या कुल द्रव्यमान कैपिटल एम? तो 1/4 हिस्से का, 1/4 हिस्से का द्रव्यमान m/4। कॉमन सेंस से निकाल लिया, ये तो आसान था ना इसलिए निकाल लिया। अरे यार तुम लोगों को समझ ही नहीं आई। यहां तक कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी। तो मुझे इसके निर्देशांक बता दोगे क्या? इस कटे हुए हिस्से के यहां पर द्रव्यमान केंद्र है। देखो अब मैं थोड़ा सा वापस से फील कराता हूं आपको। इस कटे हुए हिस्से के अंदर यहां द्रव्यमान केंद्र है। इसके निर्देशांक इस कटे हुए के, इस कटे हुए हिस्से के निर्देशांक कितने आएंगे? ये बता सकते हो क्या? ये कितना आएगा? क्योंकि अगर ये पता चल गया तो फिर पूरे के में से इसके माइनस कर दो, वही -m/4 जोड़ रहे हैं वैसा वाला फीलिंग आ जाएगा। बस अब इसके निर्देशांक पता कर दो। ये झंडा नहीं बनाया मैंने किसी देश का कि मास्टर झंडा लग रहा है। कैसे करोगे? देखो सीधा है, a और a 2a, और ये कितना a/2 a/2, तो 3a तो पूरा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट है, तो 3a/4 कॉमा 2b 3b/4। क्या इसके निर्देशांक 3a/4 कॉमा 3b/4? अब अब मुझे इस पूरी चद्दर का निर्देशांक पता है, द्रव्यमान केंद्र के, द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे, और इस कटे हुए हिस्से के निर्देशांक पता है, कटे हुए हिस्से के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक पता है। यार मुझे क्या पूछा है? मुझे बचे हुए का पूछा है ना, तो देखो मैं बचे हुए का कैसे निकालूंगा। इस पूरे बचे हुए हिस्से का मुझे क्या पूछा है? एक्सीएम। तो मैं पहले एक्सीएम निकालता हूं। तरीके हैं ये। इस पूरी चद्दर का द्रव्यमान कितना? m। और निर्देशांक कितना? एक्सीएम कितना? पूरी चद्दर का। जब पूरी चद्दर थी, जब काटा नहीं था, जब काटा नहीं था तब क्या ये एक्सीएम था? तब क्या ये एक्सीएम था? अब मैंने बोला मुझे तो इस कटे हुए का चाहिए, मतलब कटे हुए मतलब इस 3/4 वाली चद्दर का चाहिए। तो मैंने बोला कि -m/4 द्रव्यमान जोड़ दिया, तो -m/4 द्रव्यमान जोड़ दिया, और इसका एक्स निर्देशांक कितना है? 3a/4 बटे कुल कितना द्रव्यमान है? m/4 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 3m/4 या m-m/4। आंसर आ जाएगा। फील लीजिए सवाल का। बड़े प्यारे सवाल हैं, तरीके हैं ये मैं कराता हूं क्लास में। आप आइए मेरे बैचेस में। यहाँ तो यार सिर्फ सवाल है जो कि यार इतने टाइम में यही हो सकता है, वरना चैप्टर तो डिटेल में जब पढ़ते हैं। अगर आपको फील आता होगा ना फिजिक्स के अंदर, अगर, तो यही कमेंट छोड़ कर जाइए और देखते हैं कितने बच्चे समर्थन देते हैं।
इसको सॉल्व करें क्या? सॉल्व करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। XCM कितना आ जाएगा? देखो ये MA/2 है और ये 3MA/16 है। ये MA/2 है और ये 3MA/16 है डिवाइडेड बाय ये 3M/4 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो 16 LCM आ जाएगा, 16 LCM 8, तो 8MA माइनस 3MA डिवाइडेड बाय 3M/4 तो है ही है। यही तो है तेरा XCM। अरे यार हाँ या ना? तो ये 5MA/4 5MA/16 सॉरी, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 4/3M। M से M कट जाएगा ये तो ये आ जाएगा XCM 5 चौके नहीं, ये तो कट जाएगा 4 बार, 4 तिया 12, M से M कट जाएगा 5A/12, 5/12A। ये है आपका XCM, ऑप्शन में होना चाहिए भाई साहब। 5A/12 आंसर ही आ गया डायरेक्ट ही, क्योंकि एक अकेला ऑप्शन है जो 5A/12 है। अच्छा सिमेट्री से हम 5B/12 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिमेट्री दिख रही है तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, पर ठीक है आप निकाल लो तो ज़्यादा सही है। ठीक है आया भाई साहब, थोड़ा बहुत भेजे में घुसा। अरे यार क्योंकि अच्छा सवाल है, सुनो सवाल नंबर चौथा ही चल रहा है ना। अब मुझे YCM चाहिए। YCM देखो, जब चद्दर नहीं काटी थी तब क्या लिखता था द्रव्यमान M, फिर से सुन लो, और उसका y निर्देशांक B/2 पर था। चद्दर नहीं काटी तो y निर्देशांक YCM ये रहा। अब मैंने इतना हिस्सा ऋणात्मक द्रव्यमान का जोड़ दिया तो माइनस उस कटे हुए का M/4 और उसका निर्देशांक 3B/4 डिवाइडेड बाय M - M/4। सॉल्व कर लो बेटा, एग्जैक्ट दिख रहा है मेरे को। MB/2 माइनस 3MB/16 डिवाइडेड बाय 3M/4, देखो सेम दिख रहा है। MA/2 माइनस 3MA/16 ऐसे ही था तो डायरेक्ट लिख दूं, है ना? यह आ जाएगा X निर्देशांक और Y निर्देशांक हुआ इस सवाल का। ये सवाल हुआ खत्म। कैसा लगा ये सवाल एक बार मुझे बताइए, कैसा लगा ये सवाल मुझे बताइए, बड़ा प्यारा सवाल है। टाइम देख रहा था कितने टाइम की हो गई है आपकी क्लास, करीब करीब 1 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। क्या मजा आया, कितने बच्चों को अच्छा लगा, ईमानदारी से कैसा ना, मजा तो आ गया, मजा आया। अरे हाँ या ना? आगे चलते सर, एक सवाल और हो जाए, ये और अच्छा सवाल। ये हर बार एक नए सवाल के साथ चलोगे आप। ये और अच्छा सवाल, ठीक है। इसमें कुछ अधूरा सा है कहानी, वो अधूरे कहानी को मैं पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि सवाल पूरा नहीं है जहां तक मुझे लगता है, तो इसको मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, तभी ये आंसर आ पाएगा। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या है? सवाल यह है कि चित्र में दिखाई गई असममित किंतु एक समान छड़ कहाँ है, दिखाई नहीं देगी तुम्हें।
मैं पहले बना देता हूं, सुनिए ध्यान से। मेरे हिसाब से तो यही दे रखी है, और कुछ भी दे रखी है क्या यार? सवाल देख लेता हूं मैं। कुछ तो देना चाहिए थोड़ा सा यार सवाल। असममित असममित है किंतु एक समान क्षण जिसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमने नगण्य माना, कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमसे पूछा है। अब देखो मेरे को लिखने पड़ेंगे, है ना। ये क्षण की लंबाई है 12, एक क्षण और दे देनी चाहिए थी उनको, है ना। ले लें क्या हम ये वाली क्षण ले लेते हैं ना, लेकर देखते हैं। अब इसके निर्देशांक लिखते हैं। ये है इसके निर्देशांक रियल, ये है बेटा जी 12 ना। इसको हटा देते हैं, या चलो ये रेफरेंस के लिए दे रखा है। ये इस तरीके का कुछ दे रखा है, और मैं द्रव्यमान ले लूं क्या? इसका द्रव्यमान हमें 2m दे रखा है, इसका द्रव्यमान हमें m दे रखा है, और इसका भी द्रव्यमान हमें m दे रखा है भाई साहब। एक समान क्षण कुछ ऐसा दे रखा है। आई होप ये सवाल ऐसा ही दे रखा हो, मुझे पता नहीं है भाई, पता नहीं मैं किसने ऐड कर दिया ये सवाल। सुनो, चित्र में दिखाई गई, फिर से पढ़ लेता हूं मैं। चित्र में दिखाई गई असममित किंतु एक समान क्षण, ठीक है, सममित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नगण्य है, कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मुझे ज्ञात करना। मैं ना देख लेता हूं कि ये 2m द्रव्यमान का दे रखा है क्या, कहीं तो दे रखा होगा यार, दूसरी जगह देखूं क्या? बेटा 1 मिनट रुक जाओ यार। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ऐसा कुछ दे रखा है, मैं मान लेता हूं कि इस वाली क्षण का, अच्छा ये 2m द्रव्यमान दे रखा है, और ये m द्रव्यमान दे रखा है ना। ये m द्रव्यमान, मैं मान लेता हूं कि मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया, जिसका जैसा कलर है। जैसे ये पिंक कलर है तो 2m पिंक से लिख दिया, ये नीला सा है तो ये नीले से लिख दिया, पीला है तो पीले से लिख दिया, है ना, ताकि थोड़ा फील आ जाए। और ये L दे रखा है, वो सिर्फ ऐसे दे रखा है कि यार ये जो पूरी लंबाई है ना ऊपर वाले की, ये 12 है तो ये मिड में L है, ऐसे दे रखा है, इसलिए ये L दे रखा है ना। ये L है बेसिकली, ऐसे समझ गए क्या वहां? अब सुनो, नगण्य है द्रव्यमान केंद्र का। अब हमें 3 बिंदु द्रव्यमान पहले स्थिति सदिश क्या, मैं मान लेता हूं कि, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं मान लेता हूं कि इस क्षण का, सिर्फ इस क्षण का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, 2m है। बिंदु द्रव्यमान मान लेता हूं, द्रव्यमान एक समान रूप से है, पूरा स्ट्रक्चर असममित है, लेकिन जो क्षण की बात करो ना, सिर्फ ये क्षण, तो ये एक समान है, तो बिल्कुल सेंटर पे होगा। और किसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? दिस कॉमा दिस। अब ये पूरी लंबाई 12 है, तो आधी लंबाई L, और ये y निर्देशांक L। मैंने बोला ये बिंदु है P, P बिंदु के निर्देशांक पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बिंदु के, इस बिंदु को हमने Q नाम दे दिया, द्रव्यमान हमने M मान लिया, नहीं समझे भाई साहब? ओ भाई साहब, द्रव्यमान हमने M मान लिया, पर इसके निर्देशांक कैसे निकालोगे?
ये लंबाई कितनी, एल, परंतु ये कितनी, अब ये पूरी एल है तो ये L/2, इसलिए ये दोनों बिंदु दिए गए हैं। अब समझ में आई आपको बात, ये बिंदु है एल और ये पूरी लंबाई दे रखी है एल, समझ गए, ये जरूरी था ये देना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, यहां बात कर लेते हैं इसका पूरे का अच्छा, ये इसकी लंबाई कितनी है छड़ की, 3L माइनस 2L, 2L से शुरू हो रही है तो ये L लंबाई की छड़ है बस, L लंबाई की छड़ है बस, ध्यान से सुन, आई होप सही है। तो मध्य में ही आएंगे, पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो द्रव्यमान केंद्र तो बिल्कुल बीच में आएगा, एक समान है, पर निर्देशांक क्या होंगे यहां से देखेंगे। तो देखो क्योंकि हमने सारे यहीं से ले रहे हैं ना, तो निर्देशांक इस बिंदु को हमने नाम दे दिया आर, तो कितना आएगा देखो, एल, ये 12 प्लस ये L/2, 5L/2 आना चाहिए, देखो ना L, ये तो 12 और ये आधा, तो 12 प्लस L/2 ढाई है ना, तो 5L/2, और चूंकि x अक्ष पर है तो y बराबर 0। मेरे को तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है, ये है हमारी, मैंने चित्र को सही किया है, और ये है हमारा y निर्देशांक, y अक्ष, इसको हम ले लेते हैं 0। क्या कहते हो यार, जितना मैंने समझा है उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। अब सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ आपको XCM और YCM निकाल लो। अब देखो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, है ना, अरे पता है ना, इसके लिए लिख लो, इसके लिए इसको बिंदु द्रव्य, अब इसको 3 बिंदु द्रव्यमान मान के चलना कि भाई तेरे पास 3 बिंदु द्रव्यमान है और तीनों के निर्देशांक पता है, तो XCM निकाल लो पहले डायरेक्ट, M1 यानी कि 2M इंटू L प्लस M2 यानी कि M इंटू L प्लस M3 यानी कि M इंटू 5L/2। आई होप उन्होंने M दे रखा है, मतलब ये 2M ना हो, बस मेरे को पता नहीं है यार भाई, मैं कर रहा हूँ बस, कहाँ से देखूं इस सवाल की प्रूफता को, M। अब देखो कुल द्रव्यमान 2M प्लस M 3M प्लस M 4M, तो आंसर आ जाना चाहिए देखो 2ml प्लस ml 3ml, टू एम, अच्छा ये सॉरी जोड़ थोड़ा रे, ये आ जाएगा ऐसे समझ ले 3ml प्लस 5ml/2/4m, तो 6, 6 और 3 8ml, गलत हो गया क्या यार, 6ml, सॉरी, 3 दूनी 6, 6×5 = 11 ml/8m, m से m कट जाएगा तो XCM आ जाएगा 11/8L। अब अगर तुम इसको निर्देशांक में लिखोगे तो x कैप रख दो या i कैप रख दो, 11/8 है क्या, आंसर इसका बी है क्या, चेक कर लूँ क्या बेटा मैं, हमने कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, कर दी ना कैलकुलेशन में मिस्टेक, भाई साहब निर्देशांक में कहीं तो इसका आंसर तो हमको 13/8 करके दे रखा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है और कहीं गलती नहीं हो सकती हमसे, चेक कर ले क्या एक बार, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन में गलती होगी और कहीं गलती नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, ये करना पड़ेगा, लेकिन एक बार निर्देशांक चेक कर लेते हैं, ये तो सही दे रखा है, ये L है, ये L है, ये L है, इसके निर्देशांक निकालेंगे ना, अरे मेरे भाई ये 12 है, मैंने L लिख रखा है यार, ये 12 है और ये L है, अब सही है,
कैलकुलेशन खा गई हमें तो। और अब ये क्या रिकॉर्डेड है ना, तो यार आप लोग बता भी रहे होंगे ना, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो मुझे खुद ही को एहसास करना है कि मेरे से गलती हुई है। ये अगर लाइव होता ना तो आप कमेंट कर देते कि मास्टर जी यहाँ आपने 12 लिखना था। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, झेलनी पड़ेगी, है ना। चलिए खैर, ये हो गया 2m×12। अब आ जाएगा ये m×12, m×12 प्लस m×5l/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर अब आना चाहिए। 2ml 2ml प्लस 2ml 4ml प्लस 5ml डिवाइडेड बाई 2/4m। 4 दूनी 8, 8 और 5 13। सही है बिल्कुल। 13ml/2 इंटू 4 × 2 8ml 8m 8 इससे कट जाएगा XCM 13/8 L और X कैप लिख दो इसको, है ना। X कैप लिख दो। समझ में आया? आप समझ गए क्या आप? नहीं तो अभी तो आप ऐसे लिख दो बस, मैं I कैप J कैप के पदों में लिखूंगा तब। सिमिलरली बच्चों y निर्देशांक भी ऐसे ही आएगा फिर। अब हो जाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, सुनो। YCM कितना आएगा देखो, 2m×L। सवाल अच्छा था पर अधूरा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने मानी है। ये मान लेते हैं ये m दे रखी है, वो क्यों मानी मैं रीजन भी बता देता हूँ आपको। क्या भाई साहब, ये 12 लंबाई का है तो 2m द्रव्यमान है, ये l लंबाई है, ये l लंबाई है, तो मैंने mm मान के नहीं इसको सॉल्व किया है। दुगनी लंबाई तो 2m द्रव्यमान। समझ में आया? इस तरीके से हमने ये किया है और आंसर आ भी गया। तो 2ml प्लस अगली का द्रव्यमान m है, लेकिन y निर्देशांक L/2 है, प्लस m और इसका तो 0 है, डिवाइडेड बाय 4m। ये तो खत्म हो जाएगा। ये YCM कितना आएगा देखो, 2ml प्लस ml/2 डिवाइडेड बाई 4m। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5ml/4 × 2m, तो 5/8l। तो YCM आ गया यही सही है। और R सदिश स्थिति में लिखूंगा तो 13/8 L I कप्पा लिख दो, पर यहाँ उन्होंने X कप्पा J कप्पा Y कप्पा का इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं। 5/8 L ओ I कप्पा, मतलब I कप्पा X कप्पा की दिशा में ही है, तो ऐसे मान लिया। क्लियर है? दिस इज द सवाल। कैसा लगा सवाल? एक बार मुझे सारे बच्चे जल्दी से बता दो फटाफट से। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा। आया ना का जवाब दे दो सभी बच्चे जल्दी। हाँ भाई, तो सवाल कर लिया आपने। अगले सवाल पर चलते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया बेटा कि यार हम लोग कुछ टक्कर वाले सवाल भी करेंगे, तो कुछ टक्कर वाले सवालों को बता देता हूं। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर ये नहीं है, ये लाइन है एक्चुअली। 2 पार्ट में सवाल आ गया है, इसी के बाद जस्ट पूछ लेना चाहिए था। तो इसी सवाल को आप प्रश्न नंबर 6 नाम दे दो, है ना। ये ऐसा मान लो कि ये थ्योरी है सवाल की, या गद्यांश मान लो, चलो ये गद्यांश है ऐसा मान लो। हालांकि 2 सवाल होने चाहिए थे, पर इसमें एक ही सवाल दे रखा है इन्होंने। ये गद्यांश टाइप हमसे कुछ पूछ रखा है ना, गद्यांश टाइप हमसे कुछ पूछ रखा है। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। और सवाल नंबर है ये, यानी कि हम प्रश्न नंबर 6 तो इसी पर लिखेंगे, इस पर नहीं लिखेंगे। ये नहीं, ये तो गद्यांश है, ठीक है। सवाल पहले 5वां हो गया, पहले सवाल पढ़ेंगे, कुछ टक्करों के सवाल है। सवाल ये है, फिर यहां से प्रश्न नंबर इसको हल करेंगे, फिर प्रश्न नंबर 7 आ जाएगा, ठीक है। सवाल पढ़िए।
सवाल पढ़िए और कोशिश करिए सवाल को हल करने की। सवाल यह है बेटा जी, एक चिकनी गेंद है ए, चाल बी से दूसरी चिकनी एक समान गेंद से जाकर टकराती है जो कि पहले विराम में स्थित है। कौन सी दूसरी गेंद जिससे टकरा रही है? टक्कर के बाद दोनों गेंदें समान चाल से चलती हैं और दोनों वेगों के मध्य कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस तरीके के छोटे सवाल जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं। गेंदों के निकाय पर और कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। इन्होंने तो सीधी हिंट दे दी बेटा, दोनों गेंदों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। ये सवाल का डायग्राम है, ये एक्चुअल सवाल है। हमसे पूछा है टक्कर के बाद प्रत्येक गेंद की चाल हमसे पूछी है, प्रत्येक गेंद की चाल हमसे पूछी है। जल्दी कैसे करेंगे इस सवाल को? सर अगर उन्होंने सवाल में बोला है कि यार बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि सर संवेग संरक्षण सिद्धांत लगा सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू dp बाई dt। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो P आपका कांस्टेंट होगा। P मतलब संवेग, यानी कि रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है कि रेखीय संवेग संरक्षण लगाया जा सकता है, हाँ या ना? चलिए एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, है ना? एक्स डायरेक्शन वाले में लगा देते हैं, वहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके घटक लेने पड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ सवाल है क्या एक्चुअली। यहां कर दूं इसको हल नंबर 6, तो मेरे को बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, मेरे पास एक गेंद है, वो बी चाल से, ए गेंद है बी चाल से चल रही है। दूसरी चिकनी एक समान गेंद से टकराती है। ये ए गेंद है, ये बी गेंद है, पर यह भी स्थिर है, रुकी हुई है, से टकराती है। अब दोनों में क्या हो गई बेटा? दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ना, टक्कर के बाद हुआ क्या ना, टक्कर के बाद ना ये दोनों गेंदें, ये वाली बी है, ये वाली बी है, और ये वाली ए है। ये वाली ए गेंद है, ये वाली बी गेंद है। ए और बी ये दोनों, ये वाली गेंद चलना शुरू हो जाती है भाई साहब इधर, और ये वाली गेंद इधर चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, दोनों का वेग समान है तो वी डैश और वी डैश मान लेते हैं, परंतु दोनों के मध्य में जो कोण बनने लगा ना, वो 60 डिग्री का कोण है। तो हमको एक चीज समझ में आई, इसका मतलब है कि सर ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री आया ना? अगर मैं अगर मैं इसके घटक लूं, इसके इसके तो मैं इधर लिख सकता हूं बी डैश कॉस 30, बी डैश साइन 30। सिमिलरली इसके भी घटक ले लेते हैं,
बी डैश कॉस 30, मजा आ रहा है ना, तो बी डैश साइन 30, ये टक्कर के पश्चात की कहानी है, टक्कर के पश्चात की कहानी है। और ये टक्कर के पहले की कहानी है, ये टक्कर के पश्चात, ये टक्कर के पहले की कहानी है। आप क्षैतिज दिशा में संवेग संरक्षण वाला लगा दीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण हम लगाने वाले हैं, कैसे लगाने वाले हैं, टक्कर से पहले का संवेग कितना था। अच्छा, द्रव्यमान कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मान लेते हैं कि स्मॉल एम है, स्मॉल एम द्रव्यमान है दोनों का, है ना। तो एम इंटू वी, एम गुना, अच्छा कौन से नंबर का सवाल है, छठे नंबर का, तो हल नंबर छठा, एम गुना वी प्लस एम गुना 0, टक्कर से पहले का संवेग इस दिशा में, तो इसी दिशा में वेग लेना है हमें, और टक्कर के बाद वाला भी, तो एम गुना वी डैश कॉस 30 डिग्री प्लस एम गुना वी डैश कॉस 30 डिग्री, तो ये एम गुना वी, तो 2m वी डैश कॉस 30, एम से एम कट जाएगा, हमको वी डैश पूछा है, वी डैश आ जाएगा, सॉरी हमसे क्या पूछा है, हमसे वी डैश ही पूछा है ना, b बटे 2 कॉस 30 आ जाएगा, तो v बाय 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है, √3 तो 2, तो ये और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे ये तो वी डैश आ जाएगा, तो वी डैश आ जाएगा, और वो आ जाएगा वी बाई √3, वी डैश आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा वी बाई √3। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया सवाल, अरे हाँ या ना बोल दो भाई, कितने बच्चों को समझ में आया। चलिए अब हम एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है, कोशिश करेंगे, कुछ अच्छे सवाल भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा, कहीं पर भी बोर हो रहा है नहीं, देखो यार ऐसे ही समझाऊंगा मैं। समझ में आया, सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़िए। द्रव्यमान स्मॉल एम का एक पिंड है जो क्षैतिज दिशा, ये शो शब्द गायब हो जाता है टाइपिंग में, बड़ा परेशान, जैसे अनुदेश, अनुदेश है ना, ये भी अनुदेश, ये गायब हो रखा है, दिशा ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये सवाल क्या है, द्रव्यमान स्मॉल एम का एक पिंड है वो क्षैतिज दिशा में, अच्छा ये इस तरीके का पैटर्न प्योर जेई मेन में आया है, प्योर जेई मेन में मुझे अच्छे से याद है, इसमें आया है जेई मेन में। प्लीज जितने सवाल मैं करवा रहा हूं कहीं ना कहीं उस एग्जैक्ट वही सवाल या उसके जैसे सवाल जेई मेन में पूछा, और हमारा इस क्लास का पर्पज ही है, हमारा जनवरी फोड़ देंगे हम, जनवरी जेई मेन हो जाए हमारा, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, सबसे पहला टारगेट है। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे सर एडवांस के सवाल करवाओ, देखो बेटा अभी हम सिर्फ जेई मेन पे फोकस कर रहे हैं, इक्का दुक्का कोई सवाल अगर एडवांस का ले आया तो परेशान मत हो ना, उससे कोई एडवांस नहीं निकलने वाला, एडवांस की जब क्लासेस होंगी तब आपको प्रॉपर एडवांस के सवाल करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ जेई मेन के सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। मैं क्लियर बोल देता हूं भाई, मेरा ऐसा हिसाब नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो जेई मेन की करवा के नहीं एडवांस निकलवा दूंगा, नहीं कुछ भी नहीं है, क्लियर है, जेई मेन ही निकलेगा इस दिन क्लासेस से, एडवांस के लिए एडवांस के सवाल करने पड़ेंगे, आज कर नहीं रहे हो तो आज कैसे निकलेंगे, जिस दिन करोगे उस दिन करवाऊंगा, और पहले लेवल बाय लेवल चलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, समझो, पहले आप बेसिक लेवल करिए,
बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर ये लेक्चर आपको कब फायदेमंद होगा? ये लेक्चर आपको तब फायदेमंद होगा जब आपने पहले से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, या एटलीस्ट आप चीजों को जानते हो, तब ये लेक्चर फायदेमंद है। आप डायरेक्ट अगर मेरी क्लास में आए हो ना, सिर्फ शक्ल देख कर आए हो ना मेरी क्लास में, अभी बंद कर दे और चला जा वापस। सर ये कैसी बात कर रहे हो, लोग तो बुलाते हैं, आप भगा रहे हो। हाँ, क्योंकि रियल है बेटा, रियलिटी बोल रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तेरा समय बर्बाद होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। उस समय में कुछ चीजें थ्योरी पढ़ के आओ, डिटेल्ड देख के आओ लेक्चर्स, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने आओ मेरे साथ। फिर आपको मजा ना आए तो कह देना। अब सवाल सुनिए, यह है कि इस द्रव्यमान स्मॉल एम का एक पिंड क्षैतिज दिशा में एक्स अक्ष के अनुदेश v वेग से चलता हुआ 3m, मुझे 3 मीटर दिखाई दे रहा था, 3m द्रव्यमान के एक ऐसे पिंड से टकराकर उससे चिपक भी जाता है, टकराकर चिपक गया, जो y अक्ष के अनुदेश ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 2v वेग से गति कर रहा है। तो इस संयोजन का अंतिम वेग क्या होगा? आपको पता है क्या कहानी है? पता ही नहीं है आपको। सवाल नंबर 7वां समझा दूं तो सुनिएगा कहानी को। कहानी क्या हुई है, पहले तो आप कहानी को समझो। मैंने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दी ताकि आपको थोड़ा सा आसान लग सके। सुनिए, एम द्रव्यमान का एक पिंड है, एम द्रव्यमान का एक पिंड है, क्षैतिज दिशा से। अच्छा सॉरी, ये बड़ा वाला है ना, तो इसको हम थोड़ा बड़ा साइज का बनाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, है ना। ये m द्रव्यमान का पिंड है और ये 3m, थोड़ा फील के साथ बनाते हैं। क्षैतिज दिशा में x अक्ष के अनुदेश v वेग से चलता है, v वेग से चलता है। वाह सर वाह, है ना। सुन लेना कहानी को, मैंने ये दे रखा है, v वेग से जा रहा है ये, और x अक्ष के अनुदेश, और ये भाई साहब जो है ना, ये इधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 2v वेग से। द्रव्यमान इनका भी 3m है, ठीक है, y अक्ष अनुदेश 2v वेग से। यहां पर आकर इनकी कहीं टक्कर हो जाती है, टक्कर के बाद ये दोनों चिपक जाते हैं, और चिपक कर कहां जाएंगे मुझे नहीं पता। मान लीजिए टक्कर हुई, कुछ तो हुई, और ये मान लेते यहां जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहां जा रहे हैं। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि ये टक्कर हुई, और टक्कर के बाद ये कहीं ये चिपक गए, चिपकने के बाद इनका द्रव्यमान 4m, m प्लस, अब यार ये m है, ये 3m है, और कहाँ जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। मैंने मान लिया कि ये इस दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका वेग होगा भी, ठीक है। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? रेखीय संवेग संरक्षण, क्या लगाओगे? रेखीय, रेखीय संवेग
संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगाएंगे हम, सुनिए, m गुना v, आई कप्पा इस दिशा में जा रहा है, इसको हम आई कप्पा ले लेते हैं, इस दिशा को हम आई कप्पा ले लेते हैं, और इस दिशा को हम j कप्पा ले लेते हैं। m गुना v आई कप्पा प्लस 3m गुना 2v j कप्पा। क्या ये टक्कर से पहले का संवेग है? टक्कर से, अबे संवेग एक सदिश राशि है, क्या ये टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग? तो बराबर करिए। अब टक्कर के बाद कुल द्रव्यमान कितना, 4m, और वेग कितना नहीं पता, क्या निकाल लोगे? हमको पूछा क्या है, हमको संयोजन का अंतिम वेग पूछा है, आई कप्पा जे कप्पा। तो v सदिश कितना आ जाएगा, mv आई कप्पा प्लस 3 × 2 6 mv जे कप्पा डिवाइडेड बाय 4m, अलग अलग करके लिख लो। तो ये आ जाएगा mv बाई 4m आई कप्पा प्लस 6m बाई 4m जे कप्पा। कट जाएगा, कट पिट कर जो आएगा तो v बाई 4 आई कप्पा, ये 6 बाई 4 तो 3 बाई 2 v जे कप्पा, v बाई 4 आई कप्पा प्लस 3 बाई 2 v प्लस 3 बाई 2 v जे कप्पा, v बाई 4 आई कप्पा प्लस 3 बाई 2 v जे कप्पा। दिस इज योर आंसर। इस तरीके का पैटर्न आपको अक्सर जेईई मेन में देखने को मिल जाता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया है। ये एक्स अक्ष ले लो, है ना, ये वाई अक्ष ले लो, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है बेटा, बहुत अच्छे से विद नीट डायग्राम बनाकर करवाया है। मेरी देख लो, आप पूरे लेक्चर में देख लो, मैंने आपको डायग्राम कोई भी हल्का करवाया हो, कोई भी डायग्राम मैंने कोशिश की है कि डायग्राम में आपको पूरा फील करवा दूं, डायग्राम से ही आपको समझा दूं कि हुआ क्या। जैसे ये डायग्राम देखिए, अब इसको भी मैंने सुधारा है, ये वाला डायग्राम देखिए, है ना। तो हमने कोशिश करी है कि डायग्राम हम अच्छा ही बनाएं। तो एक सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा सा सोचिएगा सवाल क्या है। जितने सवाल होंगे उतने ही करवाऊंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है बेटा, मैं आराम से ही करवाऊंगा, लेकिन ठीक है, क्लियर है। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या दे रखा है। ओए होए, यहां पर थोड़े से शब्द गायब हैं, क्रमशः बनाई जाती है। तो हमसे पूछा है, इसका डायग्राम भी नहीं दे रखा, तुम्हें बनाना है। तो मैं काम करता हूं, डायग्राम भी हमें ही बनाना है, तो मैं यहां पर ही हल लिखूंगा। बहुत शानदार सवाल है, बेसिक है, ऐसे सवालों का बेसिक है, पर कोशिश करिए। अच्छा, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, अभी ये कहानियां हैं, वरना तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इस सवाल को करने का, है ना। और ये हल नंबर जगह रही तो हम आगे भी करेंगे। तो इसके बाद एक और सवाल है, ओए भाई, ये सवाल भी है मेरे पास, इस सवाल में भी हम बताएंगे। हालांकि ये सवाल आसान है, इसका वाई निर्देशांक निकालोगे ना तब थोड़ा से टेंशन होगी, एक्स निर्देशांक तो बहुत आसान है। इस सवाल को करते हैं, पहले एक एक सवालों पे फोकस करते हैं। वापस से अब हम टक्कर वाले सवालों को छोड़ आए, वापस से हम द्रव्यमान केंद्रों पर आ गए हैं। कोशिश करिए सवालों को करने की, मैंने ऑलमोस्ट वैरायटी आपकी कवर कर दी है, कुछ एक आधा वैरायटी रह गई, आप खुद से पढ़िए, सीखिए और अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है, सवाल है दो
कैपिटल आर त्रिज्या वाली अर्धवृत्तीय वलय, ठीक है, सुनना, जिनके रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्रमशः लैम्डा और 2 लैम्डा है। तो अगर एक का द्रव्यमान m मान लू तो दूसरे का 2m हो जाएगा। भाई साहब इसका रेखीय द्रव्यमान दुगना है इसका, नहीं समझे, मान ले इसका द्रव्यमान m है तो इसका 2m है, खत्म हो गया ना। फिर लैम्डा की वैल्यू m मान ले तो 2 लैम्डा 2m हो जाएगा, हो जाता है वो, को जोड़कर एक पूर्ण वलय बनाई जाती है। अच्छा, तो पूर्ण वलय के केंद्र से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। सॉल्व करना शुरू कर दो भाई साहब। भैया सवाल को हल करिए सारे बच्चे, प्लीज जल्दी। नहीं हो रहा सर, सर नहीं हो रहा सर, सर नहीं हो रहा सर। एक काम करते हैं, मैं बनाता हूं आपको थोड़ा फील करके, है ना, ध्यान से सुनना। पहले मुझे अर्धवृत्त बनाने का जुगाड़ है नहीं यार यहाँ पर ना। अ, हम्म, है नहीं ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं फिर अपन, पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल को सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी के लिए बताया और कुछ नहीं है, इसका कोई ज्यादा खास रोल है नहीं। ये वाई डैश है। सवाल करिए आप लोग। मैंने क्या किया ना बेटा, मैंने ना, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, दो वलय है अर्धवृत्त की, लेकिन दोनों ही आर त्रिज्या की हैं, तो जोड़ तो सकता हूं मैं दोनों को, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग। इसको है ना ऐसे समझ, में कैसे समझाऊं ना, मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसे समझ, मतलब एक चूड़ी है ना, चूड़ी है, उसके आधा भाग तो 2m द्रव्यमान का है, आधा भाग m द्रव्यमान का है। नहीं समझा, समझ गया। पर अभी मैं पूरा वृत्त ले लेता हूं। अब देख, इसमें ना मेरे को थोड़ा सा पता है क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। दोनों की त्रिज्या r है, थोड़ा सा इसको भर देते हैं ना। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है बेटा। है ना, समझ गए क्या, थोड़ा फील करिए।
प्लीज़ थोड़ा सा समय दे दीजिए। सॉरी बेटा उसके लिए, पर जब तक समझ में आपको ना थोड़ा फील आ जाएगा ऐसे। ये दे रखा है ना, और ये दे रखी है m द्रव्यमान की, है ना, लैम्डा, है ना, ऐसे द्रव्यमान घनत्व है। तो चलो, तो ये हो जाएगा बच्चे, यार ये सही है ना, दिख रहा है क्या तुमको थोड़ा थोड़ा? मैंने जानबूझ के ये बनाया है, सेम त्रिज्या है दोनों की, दोनों की सेम त्रिज्या है। इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जल्दी भर जाएगा, है ना। चलो, दोनों की त्रिज्याएं हमें दे रखी हैं, आर और आर। इसकी भी त्रिज्या आर है, और इसकी भी त्रिज्या आर है। दो वलय हैं, दोनों को मैंने चिपका दिया। दो वलय हैं, आर त्रिज्या की दो अर्धवृत्तीय वलय हैं। एक का द्रव्यमान मैंने लैम्डा मान लिया, दूसरे का रेखीय घनत्व, सॉरी रेखीय घनत्व क्या होता है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व मतलब द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, इसका 2 लैम्डा। तो अगर इसका द्रव्यमान हम m माने तो बाय डिफॉल्ट इसका द्रव्यमान 2m आ जाएगा। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई? अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, अगर आपको याद हो तो, अगर हम, है ना, ऐसे समझ, m द्रव्यमान, m द्रव्यमान, ऐसे समझ, अर्धवृत्ताकार जो वलय होती है ना, अर्ध वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र किसी को याद है कहाँ होता है? 2r बाई पाई कॉमा 2r बाई पाई कॉमा 0। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको कराया जाता है। हाँ या ना का जवाब दे दो, जल्दी बता दो फटाफट से। अरे हाँ या ना। अब लेफ्ट वाली रिंग का कितना आएगा बेटा जी? 2r बाई पाई है ना, ध्यान से सुनना। तो ये अब हम इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो देखो लेफ्ट वाली रिंग का तो लिखेंगे ना, तो वो लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ओ के इधर जा रहे हैं, निर्देशांक है ना। और राइट वाली का लिखेंगे तो वो लिखेंगे इस इधर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के 2r बाई पाई कॉमा 0। दोनों की ये त्रिज्याएं सेम है, इसलिए हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, है ना, मान लिया कि भैया एक का यहां पर है, एक का यहां पर है। अब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहां पर है, यहां से आंसर आ जाएगा। बेटा जी सीधा सीधा लिख दूं क्या मैं? तो देखो वही m1 x1 टाइप लगा लो, तो ये हो जाएगा माइनस के 2m r पाई। समझ रहे हो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अच्छा YCM तो जीरो है ना, YCM तो ये भी जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ XCM आ जाएगा। देखो कितना आएगा, m गुना माइनस के 2r बाई पाई प्लस 2m गुना प्लस के 2r बाई पाई m प्लस 2m। आंसर आ जाना चाहिए।
है ना, पूर्ण वलय के केंद्र से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकाल लो। तो कितनी आ जाएगी, -2mr/पाई प्लस 4mr/पाई डिवाइडेड बाई 3m। तो ये आ जाएगा 4mr/पाई। तो 4mr/पाई में से 2mr/पाई गया, तो ये आ जाएगा 2mr/पाई डिवाइडेड बाई 3m। तो ये m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा 2r/3पाई, 2r/3पाई। सवाल सॉल्व हो गया है होने को। तो आपको ये याद रखना पड़ता है ना, वलय का द्रव्यमान, वलय का द्रव्यमान, ये अधूरा लिख दिया था क्या मैंने, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। हाँ या ना, अगर ऐसे रखिए तो रिंग। कितने बच्चों को समझ में आया? अरे कितने बच्चों को समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चा बोलता कि सर हम तो इसको ऐसे और ऐसे रख देते, रख दे फिर x 0 कर देता, है ना। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, उन्होंने बोला ही नहीं एक्स सी एम वाई से, उन्होंने सीधा बोला है कि भैया द्रव्यमान केंद्र की दूरी बता दो, बस बात खत्म। ओके, यहां तक कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? सवाल बड़ा प्यारा था यार, मतलब मैं भी सोच में पड़ गया इस सवाल को कि बच्चों को समझाऊं कैसे, करवाऊं नहीं, करना तो आता है, समझाऊं कैसे। पर ये डायग्राम से आई थिंक थोड़ी हेल्प मिली है आपको, थोड़ा फील आया, विजुअलाइजेशन हुआ। फिर से समझाऊं, 2r त्रिज्या वाली अर्धवृत्तीय वलय हैं जिनका रेखीय द्रव्यमान घनत्व दे रखा है। देखिए रेखीय द्रव्यमान घनत्व का मतलब होता है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व का मतलब होता है, इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई। अगर ये नियत है तो इनटू कुल लंबाई से गुना कर कर हम, कुल लंबाई से गुना करके हम टोटल द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। तो लेमडा इंटू और कुल लंबाई कर दोगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास। ऐसे होते हैं। अरे कुल लंबाई से 10 रुपए में 10 केले आते हैं तो 10 रुपए में 7 केले आते हैं, या 10 रुपए में 15 केले आते हैं तो 1 रुपए में कितना आएगा, और वैसे है, ऐसे वाले सवाल है। इतनी लंबाई में इतना द्रव्यमान है तो कुल लंबाई में इंटू दिस, ये नियत है। क्लियर है? आया ना? एक सवाल और है, हालांकि ये सवाल आसान है। प्रश्न नंबर 9 है, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। चलिए सवाल करिए आप लोग, डायरेक्ट आंसर दे दो इसका। मेरा तो आ गया, फिर हम अगले सवाल पर और चल सकते हैं। कितना टाइम हो गया, मैं टाइम देख लेता हूँ। भैया जी करीब करीब 1.25 घंटे का लेक्चर आपके पास आ चुका है ना। बस अब खत्म करेंगे बेटा जी क्लास को। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो वैरायटी मैंने कराई, 10 सवाल करवाए, 10 की 10 को दिमाग में रखना। अब जैसे ये है कि एक समान पतली छड़ को मोड़कर चित्रानुसार एक बंद लूप है ABCDEF, ए बंद है ना, क्लोज कर दिया वापस ए पर आकर। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का एक्स निर्देशांक पूछा है। भैया जी साफ नहीं समझ में आ रहा कि इसका केंद्र ये क्या है, एक्स निर्देशांक पूछा है। एक्स निर्देशांक तो भैया 0 है। कोई अगर वाई पूछेगा तो वाई, आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं कि मुझे वाई निर्देशांक बताओ बेटा, द्रव्यमान केंद्र का, यानी कि वाई सी एम क्या आएगा, वाई सी एम क्या आएगा वो बताओ मुझे। बताना, अच्छा सवाल है और करके आना। एक सवाल और है मेरे पास, अगर इजाजत दो तो करवा दूं। प्रश्न नंबर 10 है। अच्छा, ये इस तरह की वैरायटी जेई मेन में भी पूछी, हालांकि आया बीएचयू में,
लेकिन ये जेई मेन में भी पूछा जा चुका है इस तरह की वैरायटी। ठीक है, तो सवाल करिए बेटा जी। अब ये सवाल आपका है और हम करेंगे यहां पर, अरे हल नंबर कहाँ गया इसका? उल्टी सीधी नंबरिंग कर रखी है ना। हल नंबर 10वां, इन दोनों को निपटा ही देते हैं। चलो खत्म ही कर देंगे क्लास को। लास्ट सवाल है, जल्दी बताओ इस सवाल को, करके बताओ फटाफट से। सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए। पढ़िए भाई, सवाल को पढ़िए तो सही एक बार। सवाल क्या दे रखा है, मैं बताता हूं सवाल क्या दे रखा है। एल लंबाई की एक छड़ का एक सिरा x बराबर 0 मूल बिंदु पर तथा x दूसरा सिरा x बराबर l पर रखा गया है। इसका द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई ax है, ठीक है, दे रखा है। जहां पर a नियतांक है तब इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अच्छी बात है, हमको हो सकता है 2 पन्नों की जरूरत पड़े तो हमने ले लिया। सवाल को ध्यान से सुनना, x और y अक्ष बनाता हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? डायग्राम समझेंगे पहले। ये एक छड़ है, ठीक है। क्या दे रखा है, सुनो। एल लंबाई की एक छड़, इसका एक सिरा तो x बराबर 0 है। क्या ये x अक्ष है? कहानी की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये x अक्ष है? इसकी जरूरत है नहीं वैसे तो, पर रेफरेंस के लिए बना दिया है। क्या ये मूल बिंदु है? इसका एक सिरा तो 0 पर है ना, है ना। इसके निर्देशांक अगर देखोगे तो 0,0 देख लोगे। और एल लंबाई है, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ना वो l,0 होंगे, क्योंकि बेटा जो छड़ की लंबाई है ना वो हमें दे रखी है, समझो। तो जो हमको छड़ की लंबाई दे रखी है ना वो दे रखी है l। छड़ की लंबाई हमको दे रखी है l। सही है बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है क्या भाई? किसी को कोई डाउट है क्या यार? इसका द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई हमको दे रखी है ax। मतलब इसका पूरा द्रव्यमान मान लेते हैं कि कैपिटल M है। पूरा द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आपको प्रोसीजर पता ही होगा कि हम बेटा x पर जाकर dx लंबाई की, तो कोई आखिरी सवाल है,
x पर जाकर dx लंबाई की एक अल्पांश ले लेते हैं छोटा सा, और मान लेते हैं कि यार इसका जो द्रव्यमान है वो dm है। dm कैसे निकालूंगा? dm निकालूंगा सर प्रति एकांक लंबाई। अब सुनो वही वाली कहानी, क्या पूरी L लंबाई में m द्रव्यमान है तो एकांक लंबाई में इतना, तो इतनी इतनी लंबाई में dx में कितना द्रव्यमान आएगा? m/l इंटू dx। ये क्या निकला? ये छोटा सा द्रव्यमान आपका dm निकला। तो dm मेरे पास क्या आया? dm आया m/l इंटू dx। निकालते कैसे? इसका प्रोसीजर है ये है ना, ठीक है, ओके। मुझे पहले तो इसका कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है कि इसका कुल द्रव्यमान है तो है कितना, हमको दे क्या रखा है हमको। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो तुम्हें दे रखा है ना प्रति द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई ax है, और ये जो मैंने निकाला है ना ये dm। अब सुनो, प्रति इकाई लंबाई हमको dx दे रखा है, a इंटू एक्स दे रखा है, तो मैं छड़ का कुल द्रव्यमान निकालना चाहता हूं। पहले छड़ का संपूर्ण द्रव्यमान कितना आ जाएगा? अच्छा आपने क्या किया था, यहां पर x पर गए थे ना, x पर जाकर dx मोटाई की एक लंबाई ली है dx की, अल्पांश काटा है और हमने बोल दिया कि उसका द्रव्यमान dm है। कहां से गए थे? x से, 0 से गए थे x पर। अब मुझे अगर द्रव्यमान चाहिए तो 0 से लेकर कुल लंबाई, और प्रति एकांक लंबाई हमें कितना दे रखा है? ax और इंटू dx। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? प्रति इकाई लंबाई हमको द्रव्यमान दे रखा है। अब इसको हमने समाकलन किया, a वहां ले लिया x² 2, तो ये आ जाएगा AL² 2। ये संपूर्ण द्रव्यमान आ गया मेरे पास। आई होप आपको समझ में आया। अब मुझे तो द्रव्यमान केंद्र चाहिए, द्रव्यमान केंद्र होगा 1/M x dm। dm क्या है? dm आप निकालोगे प्रति एकांक लंबाई, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है ax। ये निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे ऊपर वाला यहीं से सॉल्व होता, उन्होंने दे रखा है, ये ऊपर की जरूरत पड़ी नहीं, हमारे को पड़ी नहीं, हमने फालतू ही निकाल लिया। ये कुल द्रव्यमान कितना आया? AL² 2, AL² 2, 0 से लेके L तक। अब x को तो हमने रख दिया प्रति एकांक, द्रव्यमान हमको जो दे रखा है वो दे रखा है ax इंटू क्या दे रखा है? ax इंटू dx। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? अरे यार एक बार बताओ, प्रति एकांक लंबाई हमको कितनी दे रखी है? प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है? ax, और इंटू dx से कर दूंगा तो पूरा dm आ जाएगा ना। अरे मुझे अगर dm निकालना है, मुझे ये दे रखा है हमें, ऐसे समझ, प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई, ऐसे लिख लो, द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई है, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। अगर मैं इसको dx से गुना कर दूं तो यही तो है मेरे पास dm, इतना सा। अरे यार इसका पता है प्रति एकांक लंबाई का, dx से गुना कर दूं तो सिर्फ इसका द्रव्यमान आ जाएगा, और इसका द्रव्यमान तो मैंने dm माना है, तो आपके पास dm आ गया ना बेटा, ax इंटू dx, 0 से लेके L तक। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमको कुल द्रव्यमान चाहिए था, इसलिए यहां पर रखने के लिए, इसलिए हमने ये किया, और कुछ पर्पस नहीं था। अब ये आ जाएगा, देखो
ए को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप मैं सही कर रहा हूं, सही है, कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है, बस वो देख लेना आप, कॉन्सेप्चुअल तो सही है अपन। तो कितना आ जाएगा एक्सीएम, ये हो जाएगा 2, अच्छा ये ए से तो ये कट जाएगा, 2/L² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x³/3, 0 से लेके एल। एक्सीएम कितना आ जाएगा, 2/L², ये हो जाएगा L³/3, तो 2L/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हमारे को निर्देशांक आ जाएंगे 2L/3, 0। आंसर ही आ गया भाई, 2L/3। सवाल आ सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, हालांकि ये डेरिवेशन ही है, क्लास में हम करा देते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, और उसकी कोई जरूरत थी नहीं, अगर वो नहीं देते तो हमको ये सब निकालना पड़ता, इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो आप इसको हटाना भी चाहो ना, इसलिए हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े, इसको हटा दो। हमने क्या किया, एक छड़ दे रखी थी, इसके निर्देशांक थे 0,0, इस बिंदु के निर्देशांक L,0, पूरी लंबाई L दे रखी है, एक्स पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा काटा dx का, सुन लो सवाल समझा रहा हूं, एक्स पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा काटा dx का। अब हमने बोला कि ये dx क्या है, अगर मुझे इस dx का द्रव्यमान मिल जाए तो मजा आ जाए, तो dx का द्रव्यमान मैंने dm माना। अब dm क्या होगा, अगर मुझे प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान पता है तो बस उसको dx से गुना, जिससे भी गुना करोगे उस उतनी लंबाई का द्रव्यमान पता चल जाएगा। भाई प्रति एकांक का पता है ना, अब जितनी भी लंबाई, मेरे को प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया है ax, dx से गुना करेगा तो इतने का द्रव्यमान आ जाएगा, अरे हाँ या ना, l से गुना करेगा तो ये आ जाएगा, समझ रहा है, तो हमने dx से गुना किया तो हमको सिर्फ इतने का द्रव्यमान आ गया dm, अरे हाँ या ना, तो dm आ गया तो ये फॉर्मूला लिख दिया, 1/m x dm, x पता है dm पता है, ये तो सॉल्व कर लिया। बस हमें यहां पर m की जरूरत पड़ती, उस m के लिए हमने ये किया, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान इंटू dx, इसको समाकलन किया तो हमको 0 से l तक पूरा द्रव्यमान आ गया। क्लियर है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्लियर है, बोलो भाई। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा लेक्चर, आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए तो इतना ही। अगला जो चैप्टर होने जा रहा है वो होने जा रहा है हमारा घूर्णन गति, उसमें थोड़े ज़्यादा सवाल करवाऊंगा, और उस पर हर वैरायटी के सवाल करवाऊंगा, कम से कम मान के चलिए उसमें 15 से 18 सवाल तो आपके तय हैं आना, मतलब मैं करवाऊंगा, सवाल आएगा, हर एक वैरायटी के करेंगे ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हो सके। इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको करा दिए, एक आयताकार जो चद्दर थी उसमें से पट्टी काटी, अब कभी कभी वो क्या करते हैं, एक वलय दे देते हैं, चकती दे देंगे, चकती में से काट देंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिस करोगे तो होने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट अप्रोच सेम है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।